नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पे। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और द्वितीय पाली की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। तो सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। इससे पहले हमने मैथ और रीजनिंग का सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है कि सेकेंड शिफ्ट में किस प्रकार के मैथ और रीजनिंग आए थे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि तेंदू के पत्ते किस भारतीय राज्य में अधिकतर पाए जाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश में जो है तेंदू के पत्ते पाए जाते हैं। दोस्तों आज मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो बना लेते हैं। तेंदू के पत्ते जो है ये बीड़ी बनाने में काम आती है। और एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत का जो संविधान है वो कितने देशों के संविधान से तथ्य को ग्रहण किए हैं, मतलब कितने देशों के संविधान को मिलाकर जो है बनाए गए हैं, कह सकते हैं भारतीय संविधान। जैसा कि आप जानते हैं कि ये यहाँ से लिया गया है, जैसा मैं यहाँ पे कुछ लिख के भी रखा हूँ। तो ये 10 देशों के जो है संविधान से ग्रहण किए गए हैं। एकल नागरिकता आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो लिख लीजिएगा। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, ये दोनों ब्रिटेन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान संशोधन और राज्यसभा में जो चुनाव होता है हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य जो अवकाश ग्रहण करते हैं और ये चुनावी प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा के अंदर, ये लिया गया है आयरलैंड से। तो आप यहाँ नहीं बोलिएगा कि ये गलत है, ये सही है। जो चुनाव की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के अंदर, लेकिन जो 12 सदस्य को नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि नीति निर्देशक तत्व का भाग क्या है, आर्टिकल क्या है, क्योंकि हर दिन एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो ये भाग 4 में रखा गया है और ये 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल कवर करते हैं नीति निर्देशक तत्व। बात करें संघ कहाँ से, तो कनाडा से। मौलिक कर्तव्य रूस से। आपातकालीन व्यवस्था जर्मनी से लिया गया है। तो आपको इतना बात याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से उठाना स्टार्ट कर दिया है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल के अंदर गोल्ड मेडल जीता। ये एसएससी एमटीएस भी कई बार रिपीट किए, फेज 10 रिपीट किए, ग्रुप डी रिपीट कर रहे हैं। तो ये सभी जानते हैं क्योंकि हमें एक ही गोल्ड मिला टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ये भाला फेंक में हमने जीते हैं। नीरज चोपड़ा भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से सेकेंड व्यक्ति हुए जिन्होंने जो है गोल्ड जीता है। तो प्रथम व्यक्ति कौन है सवाल आता है। तो प्रथम व्यक्ति जो है अभिनव बिंद्रा जो है गोल्ड जीते हैं व्यक्तिगत रूप से, एक पार्टिकुलर वे में। ये शूटिंग में जीते थे 2008 ईस्वी में बीजिंग ओलंपिक के अंदर राइफल शूटिंग में 10 मीटर वाली में। तो आपको ये ध्यान रखना है व्यक्तिगत रूप से प्रथम गोल्ड कौन जीता, अभिनव बिंद्रा। द्वितीय कौन हो गया, नीरज चोपड़ा। बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 21 में संपन्न हुए कोरोना के कारण, तो इसमें कुल कितने पदक जीते भारत, तो 7 जीते। 1+2+4 के रेशियो में जीते। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज जीते। इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से नहीं होती, इस प्रकार का प्रश्न आया था। वहां पे ऑप्शन दिए गए होंगे, तो ऑप्शन तो प्राप्त नहीं है, लेकिन जो वायरस से बीमारी होते हैं ये होते हैं एड्स होते हैं, पीलिया होते हैं, चेचक होते हैं, ट्रेकोमा हो जाते हैं, हर्पीज हो जाएगा, ये सब जो है चिकन पॉक्स हो जाएगा, बर्ड फ्लू भी हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो बीमारी है ये सभी वायरस से होते हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन में रहा होगा राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है। दोस्तों जब क्लासिकल भाषा की बात हम आपको समझा रहे थे कि 6 क्लासिकल भाषा है भारत में, और ये पोस्ट के माध्यम से भी शायद हमने पोस्ट कर दिया है, तो उसी में अंदर बताया थे कि भाई जो दक्षिण भारत की मंदिर होती है द्रविड़ शैली में बनती है, इससे अनुमान लगाया जा सकता था। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की भाषा है मलयालम है, ये कहाँ की है, केरल का है। कन्नड़ कर्नाटक की है। तमिल जो है तमिलनाडु की है। तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सम्मिलित रूप से हैं। तो ये सभी तो साउथ की भाषा हो गया। ऑप्शन में एक संस्कृत दिया गया था, तो संस्कृत जो है ये मतलब द्रविड़ भाषा नहीं है, ये भारत के जो है प्राचीन भाषा है। इसे देववाणी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और मैं फिर से क्लासिकल भाषा पे जोर डाल दूं, 4 तो ये हो गए मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, और एक संस्कृत बोला वो भी क्लासिक भाषा है। इसके अलावा एक ओडिसी भाषा जो है वो भी क्लासिकल लैंग्वेज है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि अंडर 17 फीफा फुटबॉल महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है। तो ये मुंबई में प्रस्तावित है। आज जगह से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। हिमालय से परे की कौन सी नदी है जो पूर्वोत्तर भारत में बहती है। हिमालय से परे अर्थ को समझिएगा, हिमालय से नहीं निकलती है, परे है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। इनके अलावा 2 नदियां और निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से, ये है सिंधु, सतलज और एक ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी निकलती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ये कहा जाता है असम का शोक कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपारीय नदी में ये सबसे लंबी नदी है, गंगा से भी लंबी नदी है, ध्यान रखिएगा। अगर भारत की सबसे लंबी नदी तो हो जाता है आपका गंगा। लेकिन अगर पूछा जाए
कि राष्ट्रपारीय नदी की, यानी कि जो देश से बाहर से उत्पत्ति होती है, उसके हिसाब सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि पवन ऊर्जा में भारत का इंडेक्स क्या है, तो सेकंड स्थान रखता है भारत। एक प्रश्न आया था कि बोध गया किस धर्म का तीर्थ स्थल है या संबंधित है, इस प्रकार का। तो बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बिहार में स्थित है बोध गया। एक प्रश्न आया था चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो चंद्रशेखर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक प्रश्न आया था काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया, कोई आदमी बोल रहा है काला काला, तो इसी प्रकार का एक महोत्सव है, काला घोड़ा है या फिर एक काला नमक है। मैंने कल बताया था कचाई लेमन, लेकिन आज कचाई लेमन नहीं पूछा, काला नमक या काला घोड़ा दोनों में से कोई पूछा गया तो काला घोड़ा अगर पूछा गया हो तो महाराष्ट्र, और काला नमक अगर पूछा गया होगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा काला नमक चावल फेस्टिवल। तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ कचाई लेमन जो अब मैं बता ही दिया हूँ, उसके बाद लाई हरोबा त्रिपुरा बता दिया हूँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। साथ ही साथ आने वाले शिफ्ट के लिए मणिपुर से जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कैबुल लामजाओ, क्या कैबुल लामजाओ जरूर पूछा जाएगा, ये मणिपुर में है, नेशनल पार्क है। एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये 5 भागों में बांटा गया है, भारत को भौगोलिक 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। साथ ही साथ बता दूं भारत की जो 5 जो भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे विश्व का है ये 2.4% है, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया था और आगे भी पूछे जा सकते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि कद्रमुख लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। साथ ही साथ कैगा बिजली घर ये भी कर्नाटक में है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भारत में मौद्रिक नीति का जो है फॉर्मेशन कौन करता है, कौन बनाता है, तो ये आरबीआई के द्वारा बनाता है। मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बताया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास है, और 25वें नंबर की जो है गवर्नर आरबीआई के हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, क्योंकि नंबरिंग से आज क्वेश्चन जो है एनके सिंह को रेट करके पूछ दिया गया है वित्त आयोग वाली। एक प्रश्न आया था कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। दोस्तों आज जो कल्चरल साइट है वहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एलोरा की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र में और क्या क्या स्थित है आने वाले समय के लिए, तो अजंता की गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाएं हैं, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जंजीरा की गुफाएं कल अपने को जो है पोल के माध्यम में दिख जाएगा, ये मैंने पोस्ट किया था, ये भी महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर है, हिल स्टेशन है ये। त्र्यंबकेश्वर है, ये पहाड़ी, ये भी हिल स्टेशन है नासिक के पास, जहां से गोदावरी नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया है, तो ये सब जो है मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में ही हो गया, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आता है कि नियोन अभिक्रिया के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। बता दें कि नियोन जो है अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस जब किसी को न लेना न किसी को देना, शांत रहता है, सोया रहता है, तो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो हो जाएंगे आपका राइट आंसर 0। अब मैं बता दूं कि अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, तो नियोन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब जो है अक्रिय गैस का उदाहरण है। बता दें आपको अक्रिय गैस को जो है नोबेल गैस भी कहा जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे आया था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का जो बैठक होगा 2023 में, ये कहाँ पे होगी, तो ये मुंबई में होगी। और भारत के तरफ से ये सदस्य के रूप में कौन भाग लेंगे, तो नीता अंबानी भाग लेंगे, आपको ध्यान रखना है ये बात। और ये बात जो है एमटीएस में भी पूछा गया था, तो ये बात यहाँ पे रिपीट आज किए गए हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि प्रकृति में कुल कितने मूल तत्व जो है मूल रूप से पाए जाते हैं, और कितने जो है मानव द्वारा क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं, यानी कृत्रिम कितने हैं और प्राकृतिक कितने हैं। तो प्राकृतिक तत्व जो है ये 118 है, नोट किए गए हैं, और 92 जो है ये मानव द्वारा निर्माण किए गए हैं, जैसे रेडियम वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है, ये राइट आंसर करके आना था। एक प्रश्न पूछा गया था, काफी अच्छा प्रश्न है ये, कि पतंजलि ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। दोस्तों पतंजलि ने पीएनबी के साथ मिलकर जो है रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने का काम किया है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ पीएनबी में कौन कौन से बैंक विलय हुए थे, मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और इंडियन बैंक, तो ये दोनों पीएनबी में विलय हो गए थे। और पीएनबी जो है सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का 12 बैंकों में, क्योंकि अभी जो सार्वजनिक क्षेत्र का कुल 12 ही बैंक शेष बच गया है। सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, एसबीआई है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। और इसके प्रमुख अभी कौन है, तो खारा है, तो ध्यान रखिएगा। एसबीआई का प्रमुख काफी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, हालांकि अभी तक नहीं पूछा गया, आगे हो सकता है कि पूछे। एक प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से कौन से खारे पानी का झील है, प्रथम शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकेंड शिफ्ट में भी रिपीट किया गया, तो यही आपको एनालिसिस का फायदा हो जाता है। तो जो खारे पानी का झील है ये चिल्का झील भी है, जो भारत का लगुन झील भी है, उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी झील भी है। सांबर झील राजस्थान में हो जाएंगे। कैस्पियन सागर ये भी जो है खारे पानी की झील है, जो दुनिया में सबसे बड़ी झील है।
तो दोस्तों ऑप्शन नहीं है इसके। अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था, रिपीट किया हुआ, ओम का नियम क्या है? V बराबर आर आई होता है ओम का नियम। लेकिन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया था, ये मैं दावा नहीं कर सकता। हो सकता है कि ओम को नियम को रिलेट करके आपको जो है न्यूमेरिकल पूछ दिया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, क्योंकि हर दिन तो हूबहू रिपीट नहीं करेगा जैसे मुझे लग रहा है। लेकिन बताया कि ओम के नियम से क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने इनको रख लिया। एक प्रश्न आया था कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, ये रिपीट किया गया है। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है, वैसे ओरिजिनल में 2 होता है। लेकिन मैंने आपको बताया अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो 2 से 3 के बीच में आपको जो देखे वो आप मार सकते हैं। नींबू और सिरका का भी इसी के आसपास है। तो अगर नींबू और सिरका दोनों जो है ऑप्शन मतलब प्रश्न में रहे और अलग अलग बताना रहे तब फिर दिक्कत हो जाएगी। सिरका का होता है 2.2 और 2.4 और नींबू का 2.2 और नींबू का 2.4 हो जाता है। तब वहां पे तुक्केबाजी नहीं करना है, क्योंकि दोनों बहुत करीब करीब पीएच मान रखता है। एक प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? पहले शिफ्ट में पूछा गया, नहीं है। तो दोस्तों यही रिलेट करके आपको याद रखना है। मैंने वहां पे तीनों नदी का नाम बताया था, चंबल, बेतवा, केन। तो यहाँ पे ये तीनों इनके सहायक नदी है। प्रथम शिफ्ट में हिंडन नदी का नाम दिया गया था, जो यमुना का सहायक नदी नहीं है। साथ ही साथ यमुना के बारे में हमने बताया है कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। गंगा की सेकेंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी पूछा जाएगा तो सोन नदी हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ी सहायक नदी है। और सोन नदी के बारे में पूछा जाए कहाँ से निकलता है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद ये गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये गंगा में जो है पटना के समीप जो है ये गंगा में मिल जाती है, दक्षिण के तरफ से। ये बात जरूर ध्यान रखना है, दक्षिण के तरफ से सोन नदी गंगा में मिलती है। क्योंकि एक बार पूछा गया था कि गंगा की प्रथम सहायक नदी क्या है, तो प्रथम सहायक नदी है रामगंगा, जिनके नाम पे अभी आपका जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा है रामगंगा नदी। ये गंगा नदी की प्रथम सहायक नदी है। जब गंगा रिफॉर्म हो जाती है अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलने के बाद, तो रामगंगा नदी इसके सबसे पहले इसमें आके समाता है, तो प्रथम सहायक नदी हुआ। तो पूछा गया था कि रामगंगा नदी किस ओर से आके मिलते हैं, तो उत्तर के तरफ से। इसीलिए बता रहे हैं कि इस सब चीज को भी बारीकी से आपको ध्यान रखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद हो जाएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हम दे देंगे, कमेंट में पिन कर देंगे। एक प्रश्न पूछा गया था दोस्तों कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण किससे होती है, तो ज्वालामुखी क्रिया जो होती है, इससे जो राख उड़ती है ये बहुत दिनों तक जो है वायु को प्रदूषित रखते हैं। तो ये प्राकृतिक वे में होती है, तो इसे तो हम टाल नहीं सकते। तो ये यही ऑप्शन में दिया गया था और यही राइट आंसर करके आना था। बाद में कि मानवीय जो वायु प्रदूषण हो तो उसके कई उदाहरण हैं, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो ज्वालामुखी है ये प्राकृतिक रूप से है। एक प्रश्न पूछा गया था कि नारियल का सबसे कठोर भाग क्या है। अब दोस्तों नारियल के जो खाने वाले भाग है, भ्रूण है, उसके अलावा बहुत सारे कठोर भाग है। तो ऑप्शन नहीं मिल पाया है तो मैं कौन सा बताऊं आपको। तो ऑप्शन अगर आपके पास है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। एक प्रश्न आया था मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाखा दत्त है। एक प्रश्न आया था कि हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। दोस्तों हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0, क्योंकि ये अक्रिय गैस है। चलते हैं, और इतना ही था इस वीडियो में। दोस्तों मिलते हैं अगले एनालिसिस के वीडियो के साथ। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।